नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 काव्यखंड के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद कविता पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पद्य भाग पर चर्चा की थी। तो आज हम अपनी इस कक्षा में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पद्य भाग को पुनः दोहराते हुए पांचवें, छठे, सातवें और आठवें पद पर चर्चा करेंगे। यानी कि आज हम अब इस पहले पृष्ठ की पदों की व्याख्या को पूर्ण करेंगे। तो चलिए पुनः दोहराते हुए आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जैसे, घर खुशी का पूर है जो। पहले और दूसरे पद का भावार्थ हम समझते हैं। कवि कहता है कि आज बादलों से निरंतर बारिश हो रही है या पानी बरस रहा है, लगातार बहुत पानी बरस रहा है, यानी लगातार पानी बह रहा है। आज यह वर्षा पूरी रात भर हो रही है और ये जो वर्षा है रात भर से हो रही है। जैसे जैसे वर्षा का पानी गिरता जा रहा है, वैसे वैसे ही कवि का हृदय और उसके प्राण का घर की स्मृतियों से गिरता ही जा रहा है। यानी जैसे जैसे बारिश हो रही है, कवि को वैसे वैसे अपने परिवार वालों की याद आ रही है। इस घनघोर वर्षा के समय में अपना घर कवि की आंखों में तैर आया है। जिस तरह से बारिश के कारण चारों तरफ पानी पानी हो रहा है और पानी में तैरती हुई चीज़ें नजर आ रही है, वैसे ही कवि को उस घनघोर वर्षा के समय में अपना घर कवि की आंखों में तैरता हुआ नजर आ रहा है। अर्थात घर की स्मृतियां आंखों में उभर आई, अर्थात उसे अपने घर की याद आ गई है। वह घर जो अब कवि से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि कवि अभी जेल में बंद है। उसने देश को स्वतंत्र कराने के लिए और गांधी जी का साथ देने के लिए आंदोलन में भाग लिया था, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा, जिसमें संपूर्ण खुशियां समाई हुई थी। आज वही घर इस वर्षा में रह रहकर कवि को याद आ रहा है। अब हम तीसरे और चौथे भाग पर चर्चा करते हैं। घर की याद। घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अर्थात अब हम तीसरे और चौथे पद भाग को दोहराते हैं। कवि घर को याद करता है तो उसे परिजनों की स्मृति उमड़ आती है। यानी कवि जब अपने परिवार वालों को याद करता है तो उनकी यादें उसके सामने आती है। कवि के घर में चार भाई और चार बहनें थीं। वह सोच रहा है कि मायके से बहन पिता के घर खुशियां बांटने आई होगी, परंतु यहाँ आकर जब उसे भाई के जेल में होने का समाचार मिला होगा तो वह दुखी हो गई होगी। सबको कवि के लिए व्यथित देखकर यह खुशियों से भरा घर उसके लिए दुखों का घर बन गया होगा। कवि कहता है कि घर में सब इकट्ठे हुए होंगे, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। जब सभी इकट्ठे हो पाते हैं तो चार बहनें और चार भाई सभी मिलकर बैठे होंगे। भाई रक्षा करने वाली भुजाओं के समान है तो बहनें भुजाओं पर बंधे प्यार की भांति है। कवि को अपने भाई और बहनों का प्रेम याद आ रहा है, जिससे वह दुखी हो रहा है। यानी अपने परिवार वालों को याद कर कर कवि दुखी हो रहा है। ये हुआ हमारा पिछली कक्षा का दोहरान। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। बिन पड़ी का मतलब अनपढ़, गड़ी का मतलब होता है बनाया, स्नेह धारा प्रेम की धारा, और पसरा मतलब विस्तार।
तो कवि कहता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, उसे पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना लिखना नहीं आता। ऐसा लगता है कि उसे दुखों ने ही बनाया है, अर्थात माँ ने जीवन में दुखों को ही अधिक पाया है। अपनी माँ को याद करता हुआ कवि कह उठता है कि उसकी गोद में से रखकर उसके दुखों का कोई आभास ही नहीं होता। अर्थात कवि अपनी माँ की गोद में से रखकर सोता था तो उसे बड़ी खुशी की प्राप्ति होती थी, लेकिन अब उसकी माँ उसके समीप नहीं है। कहने का भाव यह है कि माँ की शांति देने वाली आनंद प्रियनी गोद में कवि का सुख का अनुभव होता था, उसे दुखों का पता ही नहीं चलता था, लेकिन आज उसकी माँ उसके समीप नहीं है। कवि का मानना है कि माँ की प्रेम की धारा इतनी विस्तृत है कि वह इस कारावास तक फैली हुई है, अर्थात माँ दूर होते हुए भी अपने हृदय से उसे आशीर्वाद देती हुई स्नेह लुटाती रहती है। कवि कहता है कि माँ अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता, इसी कारण माँ का पत्र उसे प्राप्त नहीं होता। उसे माँ की याद तो आती है, लेकिन माँ अनपढ़ है और उसे पत्र भी नहीं भेज सकती, और इसीलिए उसे बार बार याद आती है। अब हम 5वें और 6ठे पद पर आगे की ओर बढ़ते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। क्षण का मतलब होता है पल, व्यापा मतलब व्याप्त होना या भीतर से महसूस होना, खिलखिलाए मतलब खुलकर हंसे, हिचके मतलब संकोच या संकोच करे या भयभीत हो, बिचके का मतलब होता है डरे, बोल का मतलब होता है आवाज़, झंझा का मतलब होता है तूफान, और लरजता मतलब कांपता है। तो अब पहले कवि ने माँ के बारे में बात की, अब हम पिता के बारे में बात करते हैं। कवि कहता है कि पिता को याद करता हुआ कवि कहता है कि उसके पिता में युवाओं जैसा उत्साह है, यानी उसके पिता के अंदर युवाओं जैसी शक्ति और उनकी जैसा उत्साह है। उन्हें एक क्षण के लिए भी कभी बुढ़ापे का अनुभव नहीं हुआ, अर्थात उसके पिताजी जो थे वो तंदुरुस्त थे, स्वस्थ थे। युवाओं जैसी शक्ति उनके अंदर विद्यमान है, जैसे युवा व्यक्ति होता है वैसी शक्ति उनमें आज भी विद्यमान है। उनकी शक्ति और स्फूर्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। वे बलशाली होने के कारण अभी भी खूब दौड़ लगा सकते हैं, यानी बूढ़े होने के बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे वो आज भी युवा है और आज भी वो दौड़ लगा सकते हैं। वे युवकों की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। कवि वर्णित करता है कि उसके पिता निडरता की साक्षात प्रतिमा है। वे मौत के सामने आ जाने पर भी भयभीत नहीं होते, चाहे वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन मौत भी अगर उनके सामने आ जाए तो भी वो उससे भयभीत नहीं होते। शेर के आगे भी वे डरने वाले नहीं हैं। उनकी आवाज़ में बादलों की गरज के समान बल और गंभीरता है, यानी वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन आज भी उनकी आवाज़ में बादलों के समान गरजती हुई आवाज़ है उनकी, और गंभीरता वाले भाव हैं। काम करने में तो वे गतिशील हैं, आंधी के प्रचंड वेग की तरह वे काम करते हैं और मार्ग में आने वाले विघ्नों से विचलित नहीं होते हैं। तो हमने आज पहले पृष्ठ का पदों का अध्याय पूर्ण किया। अब हम अपनी अगली कक्षा में दूसरे पृष्ठ की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आप इसे दोहराएं और अपना दिन शुभ बनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।